चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये मैं नोट्स से ही समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है ये आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में जो है करा रखा हुआ है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अब सबसे पहले गैल्वेनोमीटर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। करंट या पोटेंशियल को डिटेक्ट करने के ये काम में आता है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? जो बेसिक प्रिंसिपल हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था कुछ इसी से ही रिलेट करता हुआ है कि अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ, पिछले टॉपिक में भी पढ़ा हुआ था कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, उससे क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, जो NIBA sin थीटा हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो उसके टॉर्क से विच प्रोड्यूसेस अ कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। टॉर्क प्रोड्यूस होता है कॉइल में और जिससे एंगुलर डिफ्लेक्शन आता है। कॉइल के रोटेशन की वजह से उसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन आता है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स इसमें समझने के लिए सबसे अच्छा होगा कि कंस्ट्रक्शन जब आप मान लीजिए एग्जाम में आता है, वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, जनरली इसका बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कंस्ट्रक्शन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरनल डायग्राम है इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जिसमें मैं आपको ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक आपका ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है। हॉर्सशू मैग्नेट में आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है और शाफ्ट दो हेयर स्प्रिंग्स से जुड़ी होती है। अभी सबके काम हम समझेंगे। ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जो है, ठीक है, इसके बीच से ये एक शाफ्ट जाती है और शाफ्ट में नीचे साइड पे ये स्क्वायर शेप में ऊपर और नीचे दो बेरिंग्स लगी होती हैं। बेरिंग का काम आपको पता है, कोई भी चीज़ जो रोटेट करती है उसमें बेरिंग का काम होता है। जैसे आपके फैंस वगैरह में भी बेरिंग लगी होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो रोटेट करती है वो बेरिंग पे ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में पॉइंट वाइज मैंने बनवा रखा हुआ है कि आप देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल वूंड ऑन अ लाइट एल्युमिनियम फ्रेम। सबसे पहले ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि आयरन पे लाइट एल्युमिनियम फ्रेम पे इसको वूंड किया जाता है। रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है इस पे कॉपर वायरिंग जो है की जाती है, लाइट एल्युमिनियम की ये बनी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट, द टू एंड्स ऑफ द एक्सल ऑफ दिस फ्रेम आर कनेक्टेड बिटवीन टू ज्वेल्ड बेयरिंग्स। आप देखिए दोनों एंड्स जो हैं, ठीक है ना, इसके दोनों एक्सल के, इस पूरे एक्सल के जो दोनों एंड्स हैं, दोनों जो एंड्स हैं ये एक ज्वेल्ड बेयरिंग से जो है जुड़े हुए होते हैं, बेयरिंग्स लगी होती हैं इसमें। फिर द मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग्स मेड ऑफ फॉस्फोर। ये जो आपकी हेयर स्प्रिंग्स होती हैं, हेयर स्प्रिंग्स जो लगी होती है, बहुत फाइन हेयर स्प्रिंग्स होती हैं, ये एक्चुअली फॉस्फोर ब्रोंज से बनाई जाती है। इन हेयर स्प्रिंग्स का काम क्या होता है? ये गैल्वेनोमीटर के जो मोशन होते हैं, ठीक है ना, जो करंट पास कराते हैं या पोटेंशियल आप देते हैं, ठीक है ना, सर्किट में, उनके पोटेंशियल या करंट के मोशन को कंट्रोल करती हैं ये बेयरिंग्स, ये आपकी हेयर स्प्रिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर सोल्डर टू द टू एंड्स ऑफ द कॉइल एंड द अदर एंड्स आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रूज। ठीक है, जो दोनों एंड्स होते हैं ये आपके कॉइल से कनेक्टेड होते हैं और कॉइल से कनेक्टेड होने के बाद ये बाकी आपके जो अदर एंड्स होते हैं ये स्क्रूज से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज द लाइट एल्युमिनियम पॉइंटर अटैच टू द कॉइल मेजर्स इट्स डिफ्लेक्शन। इस कॉइल से आपका आप देख रहे हैं इस एक्सल से ये आपका पॉइंटर अटैच्ड होता है जो आपको दिखाई देता है, जिससे आप करंट या पोटेंशियल को मेजर कर रहे होते हो। ये लाइट एल्युमिनियम का जो है पॉइंटर होता है जो कि करंट को या पोटेंशियल को मेजर करता है। तो ये तो रहे इनके कंस्ट्रक्शन। मैंने बहुत ईजिली तरह से आपके 5 पॉइंट्स में इसको कवर कर लिए हुए हैं, हर एक का काम मैंने इसमें डिफाइन कर दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन आता है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये डायग्राम शो करना होगा, ठीक है ना, ये डायग्राम शो करना होगा। ये इनके दो लास्ट में ये टर्मिनल्स होते हैं, यही टर्मिनल्स आपको गैल्वेनोमीटर में दिखाई देते हैं जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। और इन्हीं टर्मिनल से जितनी भी करंट हम देते हैं सर्किट में, जितनी भी करंट होती है ये गैल्वेनोमीटर उसे मेजर करता है। अब आ जाते हैं इनकी वर्किंग पे। जनरली आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो प्रिंसिपल वर्किंग पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल वर्किंग पूछा जाएगा तो उस सिचुएशन में आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है। जब प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल आपको सिंपल जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है वैसे आपको एक्सप्लेन कर देना है कि जो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है कॉइल में
वही आपको एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। अब वर्किंग की बात आती है, तो वर्किंग आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वैसी है जो हमने पिछले टॉपिक में अपने किया हुआ था। दो जो है पोल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके बीच में ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमने ए और बी रेस्पेक्टिवली ले रखी है। करंट आपका P से Q, फिर Q से R, R से S, इस तरह से करंट ट्रेवल कर रहा है। फ्लेमिंग्स का रूल लगा करके हम इनमें इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शंस मार्क कर देते, तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। बस इसमें थोड़ा सा वर्किंग में आ जाते हैं कि जैसे कुछ कंसिडरेशन ले लिया। अब जैसे PS वाली जो साइड है इसकी लेंथ क्या है A, तो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसका जो एंगल ये आ जाता है दैट इज थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस वन इज A sin थीटा, ये A sin थीटा होती है। ये पीछे भी हम लोग इसको कर चुके थे पिछले एक्सप्रेशन में भी। तो अब इसमें जैसे हम करंट की बात करते हैं, मान लिया कि करंट जो है आपका वो फ्लो कर रहा है PQRS कॉइल में, और A और B जो है इनकी साइड्स है PQRS की। A इसका एरिया मान लिया एंड N B द नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, आप थोड़ी सी दो लाइनें इसमें लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जो वही मैग्नेटिक फोर्स जो PQ और ये SR पे एक्ट हो रही है वो इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से आप देख सकते हैं कि भाई ये PQ वाली जो आर्म ये वाली आपको दिख रही है इसमें इनवर्ड फोर्स लग रही है और ये RS वाली में आउटवर्ड फोर्स लग रही है, जिसके कारण क्या होगा, कपल एक्ट हो रहा है। पिछले टॉपिक में भी हमने देखा था कपल एक्ट हो रहा था। कपल एक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है ना। तो साइड PQ इनवर्ड और इसमें RS में आउटवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, सो दे एक्सर्ट अ टॉर्क विच इज गिवन एज टाउ। के लिए फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आया हुआ था वो NIBA आया हुआ था। तो यानी हमने ये टॉर्क पिछले एक्सप्रेशन से ही यहाँ पे निकाला हुआ है। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट होती है कि जो ये टॉर्क आता है, द टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। अब जब ये टॉर्क इस पर एक्ट होगा, इस कॉइल पे जो आप कॉइल देख रहे हो, जब इस पर टॉर्क एक्ट होगा तो भाई इसका पर्टिकुलर पहले एक सर्टेन एंगल होगा। जब ये टॉर्क एक्ट होगा तो इसका एंगल चेंज होगा, ठीक है ना, ये मूव करेगा तो उसकी वजह से इसका एंगल चेंज होता है। तो जो भी इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क आता है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितनी ज़्यादा, अच्छा बताओ, जितनी ज़्यादा कॉइल घूमेगी एंगुलर डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा ही तो होगा। अभी एंगुलर डिफ्लेक्शन मान लीजिए भाई एंगुलर ऐसे सिचुएशन पे है, तो वो अगर घूमी तो जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा तो एंगुलर डिफ्लेक्शन कॉइल में आएगा ना। तो भाई टाउ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ठीक है ना। और टाउ रिस्टोरिंग प्रोपोर्शनैलिटी इक्वलिटी में होती है K एज अ कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। अब यही रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है यही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है। ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, दिस इज योर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड दिस इज योर रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को आपस में इक्वल कर देते हैं हम। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ रही थी हमारी, K अल्फा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या थी, जो कॉइल को घुमा रही थी वो क्या थी, NIBA, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, NBA बाई K इंटू आई, ठीक है, NBA बाई K इंटू आई। जहाँ पे ये K जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम टॉर्जन कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है ना, K इज टॉर्जन कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग खत्म हो जाती है। अब इसके बाद इसमें कुछ मैंने अलग से पॉइंट मेंशन करा रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि अ सिलेंड्रिकल आयरन कोर इज प्लेस्ड, ये क्वेश्चंस रीजनिंग बेस्ड में पूछ लेते हैं कभी कदार। अ सिलेंड्रिकल आयरन कोर इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट विच मेक्स द लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडियाई ऑफ द सर्कल, सच फील्ड्स आर कॉल्ड रेडियल फील्ड्स। कभी कदार पूछ लेते हैं कि रेडियल फील्ड्स क्या होती हैं। तो एक्चुअली जैसे आपका साइकिल आप देखते हो, नॉर्मल जो साइकिल होती है, साइकिल में क्या होता है, बीच में आपकी एक्सेल होती है उसकी, और सारी जो उसकी तीलियाँ होती हैं वो जाती हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं बात करूं तो इस तरह से इसकी तीलियां, जैसे चक्र होता है ना, चक्र में होती है वैसे तीलियां जाती हैं। तो ऐसी फील्ड्स को हम रेडियल फील्ड्स बोलते हैं। अगर इसको मैग्नेटिक के रेस्पेक्ट में बात करें तो ऐसी फील्ड्स को हम रेडियल फील्ड्स बोलते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। इसमें बोलते हैं क्यों ऐसा प्लेस किया जाता है, तो एक्चुअली सिलेंड्रिकल आयरन कोर को जो हम हॉर्सशू मैग्नेट के बीचों बीच में जो है प्लेस करते हैं, तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो डायग्राम हमने इसका कर रखा हुआ था कि सिलेंड्रिकल आयरन कोर, ये वाला जो आयरन कोर है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो ये चारों ओर से इस पे एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होती हैं, ठीक है ना, एक फील्ड लाइंस इस पे डेवलप होती है चारों डायरेक्शन से, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर ड्यू टू हाई परमेबिलिटी ऑफ आयरन सिलेंडर, जो ये आयरन सिलेंडर इसमें यूज करते हैं हम, इसकी जो परमेबिलिटी होती है दैट इज वेरी मच हाई, द इंटेंसिटीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस।
अब हाई मतलब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा था हाउ, जैसे सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड या क्या फैक्टर होता है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि हाई परमेबिलिटी होने की वजह से, इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, आयरन सिलेंडर की, दो इंटेंसिटीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंसिटिविटी, इससे इंटेंसिटी और सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की दोनों ही चीज़ों को इंक्रीज कराया जा सकता है या इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट, इफ रेडियल फील्ड्स वर नॉट प्रेजेंट, अगर रेडियल फील्ड्स ना प्रेजेंट होती, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द रेडियल फील्ड्स वर नॉट प्रेजेंट इन एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। इफ रेडियल फील्ड्स वर नॉट प्रेजेंट इन एमसीजी देन द स्केल वुड बी नॉन लीनियर एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू रीड इट एक्यूरेटली। तो स्केल आपका नॉन लीनियर होगा, मतलब एक एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा अगर रेडियल फील्ड्स ना होती। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर फील्ड्स रेडियल नहीं होती तो स्केल जो स्केल करंट या पोटेंशियल को मेजर करता है वो नॉन लीनियर होता, और हमें उसको रीड आउट करने के लिए, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए एक बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्टी से वो निकलती। तो यहाँ पे हमारा ये एमसीजी टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस पे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा हुआ है। तो एक्चुअली सेंसिटिविटी क्या होती है? देखिए, सेंसिटिविटी एक ऐसा टर्म है, आपको पढ़ करके ही समझ में आएगा। सेंसिटिव हम किसको बोलते हैं? जो बहुत कोमल होता है, ठीक है ना। तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या होता है? बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इस मायने में होता है क्योंकि वो केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को ही मेजर करता है। अगर हमें ज़्यादा करंट मेजर करानी है तो उस जगह पे हमें एमीटर लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा पोटेंशियल को मेजर कराना है तो हमें वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। इट इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट या स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी वो गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिव कब कहलाता है? जब वो जरा सा करंट देने पे सेंसिटिव, जैसे बोलता है ना कि ही इज वेरी मच सेंसिटिव टुवर्ड्स द वेदर, जैसे वेदर हल्का सा चेंज हुआ उसको सर्दी जुकाम हो गया, तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर के साथ भी यही होता है कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब बोला जाता है? जब अगर आपने जरा सी उसको करंट दी और वो ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी माइनर से माइनर करंट को मेजर कर रहा है, देन इट मीन्स इट इज वेरी मच सेंसिटिव। और या स्मॉल वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो। अब यही सेंसिटिविटी दो टाइप की होती है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि या तो वो जो है स्मॉल करंट को आप पास करा रहे हो या स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। तो करंट और वोल्टेज के बिहाफ, इसीलिए सेंसिटिविटी दो टाइप की हो जाती है, करंट सेंसिटिविटी एज वेल एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है? इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनो व्हेन अ यूनिट करंट इज पास थ्रू इट। यानी जितना डिफ्लेक्शन गैल्वेनो में आ रहा है पर यूनिट करंट, यानी आपने जो भी करंट उसमें अप्लाई करी, ठीक है ना। तो करंट सेंसिटिविटी इसलिए आई एस सिंबल होता है, आई फॉर करंट, एस फॉर सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, डिफ्लेक्शन क्या है? अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, NIBA/K। अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे, NIBA/K, और आई से आई कैंसिल हो गया, NBA/K आ गई। ये आ गई आपकी करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू। फिर आते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनो व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अगर यूनिट वोल्टेज को अप्लाई किया जा रहा है तो जो भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनो में प्रोड्यूस्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज VS। लर्न नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, यानी आपने यूनिट वोल्टेज अप्लाई किया और वो कितना डिफ्लेक्ट हो गया, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है इट मीन्स उसमें उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। अब इसमें क्या हो गया? वोल्ट अल्फा की वैल्यू फिर से वही डाल दी, NIBA/K, ठीक है, और V की वैल्यू IR ओम्स लॉ से सब्सटीट्यूट कर दी, I से I फिर कैंसिल हो गया तो NBA/KR आ गया। यहाँ पे हमारा ये सेंसिटिविटी टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन भी कभी कदार पूछ लिया गया है, कई बार एग्जाम में आया है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनो डिपेंड्स। तो मैंने एक लाइन में इसको जो है कर दिया हुआ है कि जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनो डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे? सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? NBA, ठीक है ना, NBA यानी ऑन इंक्रीजिंग N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, ठीक है ना, सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। एरो देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, इट मीन सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ये फैक्टर्स भी बन गए और डिपेंडिंग स्ट्रक्चर्स भी हो गए। आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि पूछा जा सकता है कि अगर हाउ कैन द सेंसिटिविटी बी इंक्रीज्ड, तो आप NBA को इंक्रीज करते हो तो भी सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और K चूंकि इन्वर्सली रिलेशन में आ रहा था, K तो डिवाइड में हो रहा था, भाई फॉर्मूला क्या था? NBA/K आ रहा था ना ओवरऑल फॉर्मूला,
ठीक है ना। तो एन बी ए बाई के, तो के इन्वर्सली जाता है, के को अगर आप बढ़ाते हो तो सेंसिटिविटी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे सेंसिटिविटी फाइनली आपकी डिपेंड करती है, या कह सकते हैं हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।